सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रंजीत चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे से YouTube चैनल जिसका नाम है रंजीत चौरसिया द फिजिसिस्ट। और इस वीडियो से हम लोग आरंभ करने वाले हैं BSc सेकेंड ईयर के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो कि है वेव्स। इस वीडियो में हम वेव्स से रिलेटेड वेव्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, बहुत ही आधारभूत ज्ञान को हम लोग प्राप्त करेंगे तरंग से संबंधित। तो चलिए, अच्छा, जिनका भी बेसिक क्लियर है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ये तरंग क्या है, फिर तरंग से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। पहले वेव्स को समझ लिया जाए। देखिए, हम जानते हैं एनर्जी, ऊर्जा को हम पहचानते हैं अच्छे से, हमारा जान पहचान है ऊर्जा से, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एनर्जी के ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ऊर्जा के स्थानांतरण की बात करते हैं। तो किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में, किसी भी माध्यम में एनर्जी यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण दो तरीके से संभव है। कैसे कैसे संभव है, देखिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको PDF के फॉर्म में नोट्स मिलता है और हिंदी मीडियम के बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं अब जो है ये नोट्स हिंदी में बनाने लगा हूँ। लेकिन देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंटेंट कहीं भी अवेलेबल है, नेट पर कहीं भी मिल जाता है, बुक्स भी जनरली उन्हीं के लिए अवेलेबल है। तो मैं जो है अभी नोट्स बनाऊंगा हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, लेकिन समझेंगे हम बराबर। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम आसानी से समझाएंगे। अब बस बने रहिए, स्किप मत करिए, अब बस भरोसा करिए थोड़ा सा, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। ओके, तो चलिए, ऊर्जा स्थानांतरण की दो विधियां हैं, मैं यहां लिख रहा हूं ऊर्जा स्थानांतरण की दो विधियां हैं, दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं भाई? एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बाई टू वेज। ओके, कौन कौन सा तरीका है भाई? नंबर 1 इज बाय मैटर, यानी कि द्रव्य के द्वारा। द्रव्य बोला है ना, द्रव नहीं बोला, द्रव्य के द्वारा। अभी समझेंगे ये कैसे होने वाला है। और सेकंड जो है बाय वेव्स, यानी कि तरंग के द्वारा। और इसी तरंग को तो समझना है हमको, तरंग के द्वारा। तो किसी भी माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण दो तरीके से हो सकता है, द्रव्य के द्वारा, तरंग के द्वारा। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बाय टू वेव्स इन एनी मीडियम। नंबर 1 इज इन एनी मीडियम बाय टू वेज, 1 इज बाय मैटर इटसेल्फ एंड सेकंड इज बाय वेव्स। ओके, द्रव के द्वारा कैसे होगा? चलिए, मैं कल क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट पे वो मैंने मारा, वो छक्का मारा और वो जाके बॉल बगल वाली आंटी के खिड़की से जा लगा और खिड़की का ग्लास टूट गया। ये कैसे संभव हुआ? यहां पर आपने बॉल को जब हिट किया है तो बॉल को जो ऊर्जा मिली है, गतिज ऊर्जा मिली है, क्योंकि बॉल गति कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा लेके कहां जा रहा है? उस खिड़की के पास लेके गया और जैसे ही वो कान से टकराया तो अपनी गतिज ऊर्जा उस ग्लास को दे दिया और वहां पे सब जर्रा हो गया, सब तहस नहस हो गया, टूट गया ग्लास। यही होगा, आपका मन करता है पट्टा उठाते हैं और दे मारते हैं किसी की खिड़की पे, तो क्या होता है? यहां पर आप पत्थर को जो काइनेटिक एनर्जी, जो गतिज ऊर्जा देते हैं, वो पत्थर उसको लेके जाता है और वहां तक पहुंचाता है जहां तक आप पहुंचाना चाह रहे थे। यही है कि नहीं? तो यहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे हुआ है? बाय मैटर, द्रव के द्वारा ही हुआ है। ये तो तरीका हमको दिख रहा है, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जिससे कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है या होती है। अब देखिए, मैं तालाब के किनारे टहल रहा हूं, किसी की यादों में खोया हुआ, किसी के ख्वाबों में आने की उम्मीद में, जो रात को ख्वाबों में नहीं आया, उसे मैं दिन के ख्वाबों में संजो रहा हूं। काफ़ी सूफी बातें हो गई हैं, ये मोहब्बत के लिए सब समझ में आएगा। तो अब मैं टहल रहा था और मैंने बस ऐसे ही पत्थर उठा के पानी में दे मारा। क्या होगा? पत्थर उठा के अगर आप पानी में फेंकते हैं तो क्या होता है? आप जब पत्थर फेंकेंगे तो आपने पत्थर को गतिज ऊर्जा दी है, काइनेटिक एनर्जी दी है। वह काइनेटिक एनर्जी उस पानी के सतह पर
पानी की सतह पर तरंग के रूप में किनारों तक पहुंच जाता है। देखा है आपने, पत्थर जहां फेंका हो तो पत्थर वहां पर, जहां पे आपने पत्थर को फेंका है वहां पे आपने एक विक्षोभ, वहां पे आपने एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया है। जब आप पत्थर को फेंकते हैं, पत्थर को गतिज ऊर्जा मिलती है, गतिज ऊर्जा, पत्थर को दी गई गतिज ऊर्जा जब पानी को मिलती है तो पानी के सतह पर वह ऊर्जा तरंग के रूप में किनारों तक पहुंच जाती है। लेकिन याद रखिए, यहां पे ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, लेकिन यहां पर अब हम पानी की बात कर रहे हैं। पानी के जो कण हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल, जिस भी मीडियम के पार्टिकल की हम बात करते हैं, जिस भी माध्यम का हम कण की बात करते हैं, वो कण ऊर्जा को लेके नहीं जाता। अभी हम समझेंगे, जब तरंग को हम बहुत अच्छे से समझेंगे तो हम ये समझेंगे कि तरंग यहां पर जो माध्यम के कण है ऊर्जा को लेके नहीं जाते हैं, बल्कि वो ऊर्जा को अपने बगल वाले को पास करते जाते हैं, बगल वाले को स्थानांतरित करते जाते हैं। और यही आपको समझना तरंग के लिए। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि ऊर्जा स्थानांतरण की दो विधियां हैं, एक द्रव के द्वारा बाय मैटर, दूसरा है तरंग के द्वारा। और तरंग के द्वारा किसी भी माध्यम में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो याद रखिए उस माध्यम के कण अपने एक जगह से यानी अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं वाटर मॉलिक्यूल अगर हूं, वाटर का अगर पार्टिकल हूं, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पे ऊर्जा को अवशोषित करके, ऊर्जा को ग्रहण करके मैं आगे तक जाऊंगा। ऐसा यहां पे नहीं होता। तरंग में हमको तरंग को ही तो समझना है, हमको वेव्स को ही तो समझना है कि होता क्या है वेव। तो अब हम पहले वेव के टाइप्स को समझेंगे। तरंग क्या है, तरंग मैं आपको समझाऊंगा कि तरंग क्या है, लेकिन पहले आप तरंग के टाइप को समझ लीजिए। हम तरंग के जनरली दो टाइप की बात करते हैं। तरंग के वेव के दो टाइप की बात करते हैं। वन इज मैकेनिकल वेव, जिस तरंग के प्रकार लिखता हूं मैं यहां पर, तरंग के प्रकार, तरंग के प्रकार। एक को हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे। और हम इस चैप्टर में यांत्रिक तरंगों की ही बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। और सेकंड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और मैटर वेव भी है, जिसे आप डी ब्रॉगली वेव कहते हैं, डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं। हम उसकी बात अभी नहीं करेंगे, जब हम आने वाले वीडियोस में जब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, हाँ उसकी बात करेंगे। पहले हम देखते हैं यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। तरंगे अभी भी आपको मैंने नहीं समझाया कि तरंग होता क्या है, लेकिन मैं पहले ये तरंग के प्रकार क्लियर कर रहा हूं कि तरंग जो है जनरली दो प्रकार का, मेनली मुख्य रूप से दो प्रकार का है। एक है यांत्रिक तरंगे, दूसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यांत्रिक तरंगे किसे कहते हैं? उन तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या याद है आपको? आपने 11th में इसको पढ़ा है, क्लास 11th में, कक्षा 11वीं में आपने इसको पढ़ा है। यांत्रिक तरंगे वो तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिना माध्यम के आगे नहीं जा सकती। और इसका सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा उदाहरण है साउंड, यानी कि ध्वनि। जैसे मैं बोल रहा हूं तो सामने बैठा जो श्रोता है, जो लिसनर है, वहां तक आवाज जाती है, उसके गानों तक जाती है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। एयर यानी कि हवा का माध्यम है। अगर आप स्पेस में जाके बोलेंगे तो अगर आदमी अगर आपके ठीक सामने भी है तो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि वहाँ माध्यम नहीं है। तो उन तरंगों को हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, जिनको मीडियम चाहिए होती है। द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अगर आप लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है साउंड वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द वेव्स विच डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, यानी कि बिना मीडियम के भी आगे बढ़ सकती हैं। और इसका एग्जांपल है लाइट। लाइट में अब केवल लाइट, हम जो विजुअल लाइट की बात करते हैं वही लाइट नहीं है।
आपके पास गामा भी है, एक्स भी है, यूवी भी है, इंफ्रारेड भी है, रेडियो वेव्स भी है, बहुत सारा है। तो ये हो गई दो मुख्य तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। माध्यम चाहिए तो यांत्रिक तरंगे हैं, माध्यम नहीं चाहिए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन हमको बात करनी है फिलहाल यांत्रिक तरंगों की, मैकेनिकल वेव्स की बात करनी है। मैकेनिकल वेव जिनको माध्यम चाहिए होता है। तो क्या है, अब समझिए तरंगों को, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा अलग है, यांत्रिक तरंगों की परिभाषा अलग है। देखिए माध्यम चाहिए होता है अलग बात है, जिसको माध्यम चाहिए वो यांत्रिक तरंग है, जिसको माध्यम नहीं चाहिए वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन दोनों को समझने में भी काफी अंतर है, तो इसीलिए मैं पहले तरंग नहीं समझाया आपको। अब मैं आपको बस यांत्रिक तरंग समझा रहा हूं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग को समझना बिल्कुल अलग नजरिए से पड़ता है। क्या है यांत्रिक तरंगे? यांत्रिक तरंगे समझ लीजिए क्या है। यांत्रिक तरंगे एक प्रकार का विक्षोभ यानी कि एक डिस्टर्बेंस है, जिसकी हम बात कर रहे थे। यांत्रिक तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग तक कणों की आवर्ती दोलन गति द्वारा नियत चाल से संचारित किया जाता है। तो है क्या तरंग? अब हम तरंग बोल रहे हैं तो हमारा मतलब यांत्रिक तरंग से है। क्या है यांत्रिक तरंग? यांत्रिक तरंग किसी भी मीडियम में उत्पन्न एक विक्षोभ है, एक डिस्टर्बेंस है, जिसमें कि क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण माध्यम के एक भाग से अन्य भाग की तरफ या दूसरे भाग की तरफ होगा, बिना माध्यम के कणों के संचरण के। माध्यम के कण नहीं जाएंगे, केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, और ये ऊर्जा का स्थानांतरण होता है कणों की आवर्ती दोलन के द्वारा। कणों की आवर्ती दोलन के द्वारा नियत चाल से संचारित किया जाता है। तो अब समझिए तरंग क्या है। तरंग, हम यांत्रिक तरंग की बात कर रहे हैं, किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ है जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग की तरफ या दूसरे भाग की ओर, बिना माध्यम के कणों के संचरण के। माध्यम के कण नहीं जाएंगे ऊर्जा लेके, माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर बस आवर्ती दोलन करते हैं, और आवर्ती दोलन करने के साथ साथ वो अपने बगल, अपने पड़ोसियों वाले जो कण हैं उनको ऊर्जा बस पास करते जाते हैं। मैं ऊर्जा लिया, ऊर्जा दिया, मैं ऊर्जा लिया, ऊर्जा दिया। मैं जान ही रहा हूं, मैं अगर कण हूं तो बस मैं अपने जगह के, जिसको हम माध्य स्थिति कहते हैं, हम माध्य जो कण है माध्य स्थिति के दोनों ओर बस क्या करते हैं, सरल आवर्त गति करते हैं। और सरल आवर्त गति करते हुए एक उनका एक फिक्स रीजन होगा, ये नहीं कि मैं कहीं भी जाके दोलन गति करूंगा। मैं जहां हूं, मेरी जो मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होने से पहले मैं जहां था मैं वहीं रहूंगा। डिस्टर्बेंस जब होगा तो मैं उसी जगह के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सरल आवर्ती गति या सरल दोलन गति करूंगा मैं, और उस प्रक्रिया में मैं जो ऊर्जा मेरे को मिलेगी मेरे पड़ोसी से, मैं अगले पड़ोसी को जो पास करूंगा। तो ये है ऊर्जा स्थानांतरण का तरीका, जिसे हम कहते हैं तरंग। ओके ओके, तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ में आया क्या? कुछ नहीं आया तो देखिए, waves is actually a disturbance which is produced in any medium in which energy is transferred from one part of the medium to another part of the medium without any actual motion of the particles of the medium. Without any actual motion of the particle of the medium, only energy transfers from one part to another part by the vibration of the particles of that medium. Okay, that's clear? चलिए, यांत्रिक तरंगों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं यांत्रिक तरंगों के प्रकार की बात करते हैं। एक हम बोल रहे हैं कि कौन सा तरंग है भाई, एक हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। देखिए ये सब बेसिक डेफिनेशन बहुत जरूरी है। आप ये सोच रहे होगे कि हमारे कॉलेज लेवल पर तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन जब आप बड़े बड़े डेरिवेशंस करेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं बच्चे। इसलिए आपको बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ईंटों से आप मकान बना सकते हो, ईंटों से ही मकान बनता है, तो आपको ये ईंटें क्लियर करनी पड़ेंगी, ईंटें आपके पास होनी चाहिए। देखिए क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है। हमने बोला कि तरंग क्या है, तरंग ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है जिसमें ऊर्जा माध्यम के एक भाग से दूसरे भाग की ओर स्थानांतरित होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है वेव का डायरेक्शन। जब हम वेव का डायरेक्शन बोल रहे हैं तो हमारा एनर्जी जो है इस दिशा में जा रहा है। चलिए वेव जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तरंग जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ओके। लेकिन जब एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है इस तरह से इधर की तरफ, हमने यहाँ पे डोरी का एग्जांपल लिया है, डोरी को हम बांध देंगे यहाँ से और उसको सीधा पकड़े रहेंगे, फिर ऐसे प्लग करेंगे, प्लग यानी कि उसको ऐसे विक्षोभित करेंगे। तो देखिए जब यहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे जो आपने विक्षोभ उत्पन्न किया है, यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस दिया है वो क्या होगा, वो कुछ यूं आगे बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ का जो कण है वो यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, यहाँ का कण यही रहेगा और यही अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे क्या करेगा, दोलन गति करेगा। यहाँ का कण यही रहेगा और ये कण अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे दोलन करेगा। तो होता क्या है, यहाँ पर तरंग को जा रहा है ऐसे, तरंग तो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन गति कर रहे हैं। तो ध्यान दो, फिर से समझो, तरंग तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण तो इस दिशा में हो रहा है, लेकिन जो माध्यम के कण है वो तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन कर रहे हैं। और ऐसे ही तरंग को हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव। तो डेफिनेशन क्या हो जाता है ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंग का, द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव्स आर द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन परपेंडिकुलर, वेव इधर जा रहा है परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन। तो ये है वेव प्रोपोगेशन और ये है वाइब्रेशन। तो ऐसे वेव्स को आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग हम उन तरंगों को कहते हैं जिनमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है, ऐसे तरंगों को हमने दिया है नाम अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स का। या डोरी में जो उत्पन्न तरंग है या जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो भी अनुप्रस्थ तरंग ही है, लेकिन हम उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे, हम यहाँ यांत्रिक तरंग की बात कर रहे हैं। तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है डोरी में उत्पन्न तरंग। और सेकेंड है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साउंड वेव्स। साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगें। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग टाइप का है, इसमें भी आप जो इसको ऐसा ऐसे करेंगे ना, मान लो ये ऐसा ऐसे करेंगे तो इसमें भी जो तरंगें उत्पन्न होती हैं ये भी अनुदैर्ध्य तरंगें ही हैं। इसमें क्या होता है, इसमें माध्यम के कणों का जो दोलन है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होगा। यानी अगर तरंग ऐसे आगे बढ़ रहा है तो दोलन भी क्या होगा, माध्यम के जो कण होंगे उनका दोलन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होता है, तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होगा। तो ऐसे तरंग को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं जिनमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। ऐसे तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं जिसमें माध्यम के कणों का दोलन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होगा। लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ तरंग है, लंबवत होगा तो अनुप्रस्थ तरंग है, अगर उसके अनुदिश होगा तो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। Those waves are known as longitudinal waves in which the oscillation of the medium, oscillation of the particles of the medium take place along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation. Perpendicular हुआ तो transverse, along हुआ तो longitudinal. That I think it is clear. Okay? कोई दिक्कत तो नहीं होगा। ये रहा यांत्रिक तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, मैकेनिकल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और अब बात करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। अभिलाक्षणिक विशेषताएं पढ़ लेते हैं, यानी कि वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं बच्चा। वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी मैकेनिकल वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ना। यांत्रिक तरंगों की निम्नलिखित अभिलाक्षणिक विशेषताएं होती हैं। पहला तो आपको मालूम है, माध्यम का प्रत्येक कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है।
माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ओके, जो भी मीडियम के पार्टिकल्स दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन बाय अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, बाय अ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, दे डजंट लीव देयर प्लेसेस। अपने जगह को छोड़ के वो नहीं जाएंगे, वो अपने ही जगह के आगे पीछे बस ऑक्सीडेट होते रहेंगे, यानी कि कंपन करते रहेंगे, वाइब्रेट होते रहेंगे, लेकिन अपने जगह को छोड़ के आगे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। आगे देखिए, तरंग के चलने की दिशा में माध्यम में ऊर्जा का संचरण होता है। जिस डायरेक्शन में वेव आगे जा रहा है तो एक्चुअली में उसी डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, वेव का ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ऊर्जा का संचरण हो रहा है। माध्यम के किसी बिंदु पर उत्पन्न विक्षोभ एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के क्रमिक कणों के कंपनों द्वारा एक निश्चित चाल से पहुंचता है। यह चाल माध्यम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह चाल माध्यम की प्रत्यास्थता एवं उसके घनत्व पर निर्भर करता है। वेव का जो वेलोसिटी है, वेव का जो, देखिए हमने बोला कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करोगे तो ये डिस्टर्बेंस एनर्जी की फॉर्म में प्रोपोगेट होगा बाय पार्टिकल टू पार्टिकल, बाय देयर consecutive oscillations, consecutive or successive oscillations, okay, you can say successive oscillations by one to another by a definite velocity, and that velocity is known as the velocity of wave, and that velocity, the velocity of wave depends upon माध्यम की प्रत्यास्थता एवं उसके घनत्व, यानी कि मीडियम के इलास्टिसिटी और मीडियम के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडियम के डेंसिटी, घनत्व यानी कि डेंसिटी, और मीडियम के इलास्टिसिटी पर डिपेंड करता है दैट वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, जब माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ एक से अधिक तरंगें पहुंचती हैं तो तरंगों में परस्पर अध्यारोपण होता है, सुपरपोजिशन होता है। When two or more than two waves propagating in a medium and reach at a point simultaneously, एक साथ अगर पहुंच जाती हैं तो उनका होता है सुपरपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सुपरपोजिशन, ये तो आपके वेव्स में पूरा भर के पड़ा हुआ है पूरा पढ़ना है इसको। तो जब माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ एक से अधिक तरंगें पहुंचती हैं तो तरंगों में क्या होगा, अध्यारोपण होगा, सुपरपोजिशन होता है, सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं वो। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तरंगों के कुछ अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं, ये आपको याद रखनी है। और अब हम बात करते हैं सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू वेव मोशन, तरंग गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तरंग चाल, वेव की स्पीड की बात करते हैं तो देखिए स्पीड किसी का भी हो, स्पीड का जो डेफिनेशन है वही रहेगा। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, एकांक समय में चली गई दूरी, एकांक समय में चली गई दूरी, इसी को तो हम लोग चाल कहेंगे या स्पीड कहेंगे। तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। तरंग विक्षोभ द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग चाल कहते हैं। अब देखिए हमने दो वेव्स की बात की है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है, अनुदैर्घ्य है, अनुप्रस्थ है। तो अगर हम अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया एग्जांपल हमने क्या लिया था, डोरी में उत्पन्न तरंग। और उसके डोरी में जो उत्पन्न तरंग है या फिर जो हम जनरली बोले जो ट्रांसवर्स वेव है, उसका वेलोसिटी हम निकालेंगे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा T/m, वेयर T द टेंशन यानी T तनाव है, m इज मास पर यूनिट लेंथ। ये हमको डिराइव भी करना है। ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होगा, ये हमको करना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंग की ये चाल है जिसका व्यंजक हम स्थापित करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वेलोसिटी हो जाएगा ट्रांसवर्स का, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल का अगर देखोगे तो ये होता है √E/ρ, V = √E/ρ। So this is the velocity of transverse wave, this is the velocity of longitudinal wave। ये दोनों ही डेरिवेशन हमको करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो मैं इसको मिटा ही देता हूं, डेरिवेशन में पढ़ लेंगे हम लोग। आगे देखिए आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति सबको क्लियर है, फ्रीक्वेंसी सबको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है आप समझ लीजिए। आप एक घर के चक्कर लगाते हैं बार बार, वो घर किसी भी गली में हो, सबका एक गली होता है जिस गली में वो चक्कर लगाता है दिन में। तो देखिए आप
एक दिन में जितने चक्कर लगाते होंगे उस घर के, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एक दिन में, यूनिट डे, एक दिन में आप उस घर के जितने चक्कर लगाते हैं, अब वो घर आप जानते हैं किसका है, बताइएगा मत, नहीं तो मार पड़ सकती है। तो एक दिन में आप उस घर के जितने चक्कर लगाएंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, वो आपकी आवृत्ति हो जाएगी, वो आपका आवृत्ति हो गया। वैसे ही हमने बोला है कि वेव क्या करता है, अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे, अपने माध्य स्थिति के आगे पीछे वाइब्रेट हो रहा है, दोलन कर रहा है या कंपन कर रहा है यूनिट टाइम में। और यूनिट टाइम का मतलब यहाँ पे हमारा 1 सेकंड से है। माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को हम कहते हैं तरंग की आवृत्ति। यूनिट टाइम में जितना भी ऑक्सीलेशन होगा उस पार्टिकल के थ्रू, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, माध्यम के किसी बिंदु से 1 सेकंड में जितने भी तरंगें गुजरती हैं, माध्यम के किसी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ये भी है, आवृत्ति है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तरंग दैर्घ्य, वेव लेंथ है, तो लेंथ है ना, लेंथ है तो लेंथ देख लेते हैं, लेंथ कौन सा लेंथ है ये। तरंग दैर्घ्य माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन काल में, कंपन काल यानी कि हम लोग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कैपिटल टी की बात कर रहे हैं। व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल टी इज आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। क्या होता है टाइम पीरियड? किसी भी पार्टिकल या कोई भी कण है, एक रिवॉल्यूशन यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लेता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक पूरा ऑक्सीडेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, दैट इज कैपिटल टी। उसी को आवर्तकाल कहते हैं, अब परिचित है उससे, कैपिटल टी। उसी कैपिटल टी में माध्यम के किसी भी कण द्वारा, माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन काल में, जो टाइम पीरियड है, कंपन काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ इज एक्चुअली द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जितनी दूरी तय करता है, उसे हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। और इसको आप और कैसे परिभाषित कर सकते हो? समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अभी आपको समान कला समझ में नहीं आया होगा क्योंकि आपको कला पता नहीं है, आपको फेस पता नहीं है। हम बात कर रहे हैं सेम फेस की, तो जब हम लोग फेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये क्लियर होगा। समान कला में कंपन करने वाले दो निकटतम कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। अभी आपको फेस नहीं पता, PHASE, कला आपको नहीं पता है अभी, इसलिए आप ये डेफिनेशन नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आपने स्कूल में कैसे समझा था डेफिनेशन को मैं बता दूं। क्या होता है तरंग दैर्घ्य? तो आप बोलते हो कि ये रहा वेव, ठीक है, ये और ये डिस्टेंस को, इन दोनों के डिस्टेंस को हम कहते हैं क्या? वेवलेंथ। ये पढ़ा है ना। मैं भी और आगे जो है इसी वीडियो में आगे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं अभी यहीं रुकता हूं क्योंकि आगे मैं इसको और एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो तरंग दैर्घ्य क्या है? माध्यम के किसी भी कण के एक पूरे कंपन काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ओके, और अब बात करते हैं हम लोग आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ये आप जानते हैं। माध्यम के कण द्वारा अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विस्थापन को कण का आयाम कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम इस तरफ या इस तरफ आता है उसे हम कहते हैं उसका आयाम। ओके, नौ अब बात आती है कला की, अब बात आती है फेस की। इसको समझना है आपको। फेस समझिए आप, ये वो फेस नहीं है जिस पर आप मर मिटे हैं, ये वो चेहरा नहीं है जो आपकी आंखों में समाया हुआ है, ये फेस है, ये कला है, ये फेस है। प्रगामी तरंग में प्रोग्रेसिव वेव, बालक प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव यानी कि प्रगामी तरंग में किसी क्षण कंपन करते हुए कण की कला उस क्षण कण की स्थिति तथा गति की दिशा को प्रदर्शित करती है। मुझे मालूम है आपको परिभाषा से कुछ समझ में नहीं आया, डेफिनेशन से आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर करना मेरा काम है। चलो, ये मान लो वेव ऐसे आगे बढ़ रहा है,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ये क्लियर है। तरंग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आपको मालूम है तरंग तो आगे जा रहा है, लेकिन पार्टिकल क्या कर रहा होगा? पार्टिकल तो भाई अपने ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहा होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो, यहाँ का पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट, जो पार्टिकल जहाँ पे है वहीं पे अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, ओके, बैकवर्ड एंड फोर्थ जो है आगे पीछे बस वाइब्रेट होता है, दोलन करता है। तो हम लोग कोई भी टाइम टी लेते हैं, एक टाइम टी ले रहे हैं, एक क्षण टी ले रहे हैं, एक क्षण टी लिया मैंने, टाइम टी, और हो सकता है इधर कहीं पे डिस्टर्बेंस का सोर्स इधर कहीं रहा हो, वे इधर आगे बढ़ रहा है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे या एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ का जो पार्टिकल है मान लो यहाँ पे है, यहाँ से वाई डिस्टेंस पे है, मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पे है, और फिर यहाँ पे जो पार्टिकल है ये भी अपने मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पे ही है। Both particles are at the same distance from their mean position and in the same direction. दोनों ही वाइब्रेट हो रहे हैं, दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, ये अपने धुन में है, ये अपने धुन में है, लेकिन नियति का फैसला क्या है? यहाँ पे क्या हुआ है कि दोनों अपने मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस पे हैं और सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसे हम कहते हैं सेम फेस। सेम फेस, समान कला कहा जाता है इसे, सेम फेस। अगर वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स माध्यम के जो कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर दोलन कर रहे हैं, अगर वो अपने माध्य स्थिति के समान दूरी पे हैं, माध्य स्थिति से समान दूरी पे हैं और साथ ही साथ समान दिशा में है, तो हम कहेंगे दोनों समान कला में हैं, सेम फेस में हैं। और अगर मान लीजिए कि सेम डिस्टेंस पे तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डिस्टेंस पे तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इसे कहेंगे अपोजिट फेस, यानी कि विपरीत कला, अपोजिट फेस कहते हैं। ये दोनों क्लियर है, सेम फेस अपोजिट फेस, सेम फेस अपोजिट फेस। सेम फेस क्या होगा? अगर किसी भी आप पार्टिकल की बात करो, कितने भी डिस्टेंस पे वो सिचुएटेड हो अपने मेन पोजीशन से, सॉरी ओरिजिन से, ये यहाँ से एक्स पे है, ये हो सकता है यहाँ से एक्स प्लस डी एक्स पे हो, तो अगर दोनों सेम फेस में है तो क्या होगा? दोनों अपने माध्य स्थिति से समान दूरी पे होंगे और एक ही दिशा में दोलन कर रहे होंगे। और अपोजिट फेस में है यानी विपरीत कला में है तो समान दूरी पे होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, चलो अच्छे से बना देता हूँ ताकि ये आपके दिमाग को दिलो दिमाग में रहे। ये वेव इधर आगे बढ़ रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, और एक पार्टिकल जो यहाँ पे है वो यहाँ इतना दूरी पे है, अभी समझ लो वाई पे है, दूसरा पार्टिकल भी वाई पे है, तो इसे हम कहेंगे कौन सा फेस? ये सेम फेस है बच्चा, ये सेम फेस है, ये सेम फेस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वेव इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर है और एक पार्टिकल उतने डिस्टेंस पे इधर भी है, तो ये कौन सा फेस है? ये अपोजिट फेस है, यानी कि ये विपरीत कला है, विपरीत कला है। ये सेम फेस अपोजिट फेस तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहां पे है, दूसरा पार्टिकल यहां पे है, तो ये फेस डिफरेंस हो जाएगा, यहां कलांतर आ जाएगा। कलांतर है ना, देखो दिशा में एक ही है लेकिन ये वाई डिस्टेंस पे है, ये हो सकता है y1 डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों में कलांतर आ जाएगा, फेस डिफरेंस आ जाएगा, जिसे हम जनरली एक एंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो कला क्या है? फेस, सेम फेस समझ में आ गया, अपोजिट फेस में समझ में आ गया, और फेस डिफरेंस भी क्लियर है। फेस डिफरेंस पहले फेस, अब फेस क्लियर हो जाएगा। फेस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसी भौतिक राशि है जिसे हम यूज करते हैं किसी भी क्षण पर, किसी भी क्षण पर कण की स्थिति तथा गति की दिशा को बताने के लिए। फेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन और वी रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन। क्या ये क्लियर है? किसी भी टाइम पर, किसी भी क्षण पर दोलन करने वाले तरंग के साथ साथ तरंग तो आगे बढ़ रहा है लेकिन पार्टिकल दोलन कर रहा है, तो किसी भी क्षण पर उस पार्टिकल की पोजीशन को और उसके ऑक्सीडेशन के डायरेक्शन को बताने के लिए हम जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं फेस, और इसे इस एंगल फाई के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। आपने स्कूल में पढ़ा होगा। तो ये है फेस। आगे बढ़िए, अब देखिए तरंगाग्र क्या है। तरंगाग्र क्या होता है? वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट, वेव फ्रंट देखिए,
किसी तरंग के लिए तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कणों की कंपन समान कला में होती है। वेव फ्रंट इज एक्चुअली द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स which are vibrating in same phase and they disturb at the same time। अच्छे से समझाते हैं आपको। चलो मान लिया कि ये पानी है और यहाँ पे मैंने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया, ये डिस्टर्बेंस का सोर्स है, यहीं पे आपने विक्षोभ उत्पन्न किया है और ये विक्षोभ, ये जो यहाँ पे जो ऊर्जा आपने दिया है, ये तरंग के रूप में माध्यम में आगे बढ़ेगा और तरंग की चाल किसी भी माध्यम में समान ही रहेगी चारों दिशाओं में। तो टी समय के बाद ये विक्षोभ कहाँ होगा? टी समय के बाद ये विक्षोभ v इंटू टी यहां पहुंच जाएगा, टी समय के बाद ये विक्षोभ v इंटू टी इधर पहुंच जाएगा, सभी दिशाओं की बात कर रहा हूं मैं। v इंटू टी ये विक्षोभ यहां पहुंच जाएगा, v इंटू टी ये विक्षोभ यहां पहुंच जाएगा, v इंटू टी 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 विक्षोभ यहां पहुंच जाएगा। तो ये जितने भी आपको बिंदु दिख रहे हैं यहाँ सब जो बिंदु होंगे, जो भी यहाँ पे कण होंगे, वहां तक ये डिस्टर्बेंस, यहां तक ये विक्षोभ एक साथ पहुंचेगा। और अगर मैं ऐसे ही बिंदुओं को मिला दूं तो जो सरफेस बनेगा, जो पृष्ठ बनेगा, उसे हम कहेंगे तरंगाग्र, उसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। क्योंकि ये जो इस पृष्ठ पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे, इस पृष्ठ पर जितने भी बिंदुएं हों, जितने भी कण होंगे, दे विल वाइब्रेट इन सेम फेस। अगर ऊपर जा रहे हैं तो एक साथ ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे तो एक साथ नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो एक साथ ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे तो एक साथ नीचे आएंगे। और यहां से यहां तक तरंग को पहुंचने में समान समय लगा है, यानी कि सभी क्या होंगे? एक साथ ही डिस्टर्ब हुए हैं, एक साथ ही डिस्टर्ब हुए हैं। तो वेव फ्रंट क्या है? एक ऐसा सरफेस है जिस सरफेस पे सिचुएटेड ऑल द पार्टिकल्स विल वाइब्रेट इन सेम फेस एंड दे डिस्टर्ब एट द सेम टाइम। ओके, तो किसी भी तरंगाग्र किसी भी तरंग के लिए तरंगाग्र एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर माध्यम के कणों की कंपन समान कला में होती है। ओके, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं। आप बहुत, एक क्वांटिटी नहीं है सॉरी, ये तो वेव फ्रंट एक कॉन्सेप्ट है। ये जो है फेस को समझिए, तरंगाग्र याद रखिए कि वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट एक इमेजिनरी सरफेस है जो आपने अपने दिमाग में बनाया है कि यार वेव जो है v वेलोसिटी से सभी डायरेक्शन में जा रहा है, तो समान समय में समान दूरी तय करके जो एक सभी दिशाओं में समान दूरी तय कर लेगा, वहां तक पहुंचेगा। तो वहां पे जो पार्टिकल्स होंगे सभी एक साथ डिस्टर्ब होंगे, एक और समान कला में भी वाइब्रेट करेंगे, तो उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट। और अब यहाँ पे आप बेसिक डेफिनेशन को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए, हमने बात की थी एम्पलीट्यूड की, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से जितना ऊपर नीचे हुआ है मैक्सिमम, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। अब देखिए यहां पे जो पार्टिकल है वो यहां पे, अभी यहां, तो यहां पे जो पार्टिकल है वो भी, क्या ये यही वो दोनों पार्टिकल है जो सेम फेस में वाइब्रेट हो रहे हैं? हमने डिफाइन किया था वेवलेंथ को, क्या यही दोनों पार्टिकल है जो सेम फेस में है? और इनके बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? वेवलेंथ कहते हो। अच्छा, एक चीज और है, इधर वाले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप क्या नाम देते हो? क्रेस्ट कहते हैं। नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं, इसे स्ट्रिंग कहा जाता है, इसे गर्त कहा जाता है। दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग वेवलेंथ कहेंगे। दो कंसेक्यूटिव ना, इन्हें कहीं से भी उठा के ले लिया, दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, या फिर दो ट्रफ भी ले सकते हो आप। दो क्रेस्ट के बीच का, दो क्रेस्ट यानी दो स्ट्रिंग के बीच की जो दूरी है वेवलेंथ है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो आपको समझ में आ ही रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग वहां पर क्रेस्ट और ट्रफ नहीं लेते, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग लेते हैं रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। रेयरफैक्शन यानी कि विरलन, कंप्रेशन यानी कि संपीड़न। ओके, तो डेफिनेशन वही रहेगा, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन हो या दो कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन हो, उनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग वेवलेंथ लेंगे। ओके, तो ये है आपका ट्रांसवर्स वेव, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। इतना क्लियर है? तो इस वीडियो में हमने वेव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, वेव्स को समझा है, वेव्स से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशन को समझा है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सब चीजें पहले से पता हो, मैंने पहले ही बोल दिया था, जिनको पता है ये वीडियो ना देखें, नहीं तो बोलेंगे आप फालतू में टाइम पास हो गया। लेकिन जिनको पता नहीं था उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं अगले वीडियो से हम लोग डेरिवेशन करना स्टार्ट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो,
किसी भी यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम हो, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जुड़े रहिए अगले वीडियोस के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर करो। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा।